हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो रहेगी बेसिकली किसी टॉपिक पर नहीं है या कहें तो मतलब आपको मेरे को कुछ समझाना नहीं है, बस थोड़ी सी कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपके साथ डिस्कस करनी थी बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम को लेकर। कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना था जो मैंने चीज़ें फेस की हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स में, वो आपको बतानी थी और प्लस जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि मेरे बिजनेस स्टडीज़ में 90 प्लस मार्क्स आए थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वही बता देती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। देखिए, मेरे बिजनेस स्टडीज़ में 93 मार्क्स आए थे। मैंने जो अपने एग्ज़ाम्स दिए थे वो 2015 में दिए थे। आप लोगों को पता होगा कि 2015 में ही सबसे पहले आपका ये केस स्टडी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था आना। उससे पहले जो एग्ज़ाम पेपर्स आते थे वो कुछ ऐसे आते थे जिसमें आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने होते थे। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें आपको मतलब 6 नंबर का 8 नंबर का जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आपको पूरा एक ऐसे टाइप आंसर उसमें लिखना होता था। आप प्रॉपर हेडिंग या उसके अंदर पैराग्राफ बना के मतलब कैसे भी लिख देते थे। प्रॉपर आपसे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नहीं पूछी जाती थी। लेकिन 2015 में ही सडनली ये चीज़ डिसाइड की गई कि जो अब एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहेगा वो ऐसे टाइप ना हो कर के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पूछी जाएंगी, मतलब केस स्टडीज़ आ गई थी। ये चीज़ हम लोगों को बताई भी मिड सेशन में गई थी, मतलब स्टार्टिंग में नहीं आया था। 2015 के स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं आ गई थी कि केस स्टडीज़ का फॉर्मेट रहेगा इस ईयर। मिड सेशन में ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि इस ईयर 2015 में जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनका पेपर हम केस स्टडीज़ के बेसिस पे लेंगे। तो एकदम से हम लोगों को पता चला, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो गई कि समझ नहीं आया क्या करें या कैसे करें। कंटेंट पूरा पढ़ा हुआ था, लेकिन वही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मतलब कंटेंट तो आप पूरा पढ़िए, क्योंकि कहीं पे भी जब 2015 में चेंज हो सकता है सडनली मिड सेशन में, तो कभी भी हो सकता है। क्या पता आगे क्या चेंजेस आ जाए बिजनेस को स्टडीज़ के पेपर को लेकर। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि कंटेंट को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अब कंटेंट को पढ़ने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटेंट में इंटरेस्ट लीजिए। इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए। अगर उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो हम कैसे पढ़ लेंगे। कोई भी चीज़ इंटरेस्ट के बिना तो की ही नहीं जा सकती। पर मुझे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, मुझे मज़ा आता था। बेसिकली उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि स्कूल में टीचर भी नहीं था बिजनेस स्टडीज़ का। पता नहीं क्या सिचुएशन हुई थी, मिड सेशन में ही हमारी टीचर चली गई थी और सडनली स्कूल एकदम से अरेंज भी नहीं कर पाए थे टीचर्स को। तो हम लोगों ने अपने घर बैठ के आराम से अपने खुद से स्टडी की थी। पर मैंने आपको बताया कि मेरे को बिज़नेस स्टडीज़ में ऑलरेडी शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं तो उसे अच्छे से पढ़ती थी, पूरा इंटरेस्ट लगा के पढ़ती थी। अब बात करूँ अगर केस स्टडी की, तो जब 2015 में ही ये चीज़ पहली बार आई, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि ना तो मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर था कि मैं किस तरह से उसमें केस स्टडी देख लूँ या उसमें से कुछ सॉल्व कर लूँ। बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी, फर्स्ट टाइम आने वाले थे तो ऑफ कोर्स हमें ही फेस करने थे सबसे पहले। ना मेरे पास, मैंने उस टाइम कोई भी बुक नहीं ली। बुक ऑफ कोर्स आ गई थी, जब मिड सेशन में ये चीज़ अनाउंस हुई तो बुक भी आ गई थी, लेकिन मैंने उस टाइम कोई बुक भी नहीं परचेज़ की, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। और केवल मतलब अब पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है तो उस वजह से मैं एक नई बुक ले लूँ, मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोचा, ना मैंने की। मैंने केवल अपनी एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी को मैंने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी है अपनी हर क्लास में। तो एनसीईआरटी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़ की। उसके अलावा जो सेकंड बुक मैं हेल्प के तौर पे लेती थी वो मैं लेती थी आर के सिंगला। आर के सिंगला बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ईजी रहती थी। एनसीईआरटी से भी ईजी लैंग्वेज मुझे उसकी लगती थी। तो जो प्रॉब्लम मुझे एनसीईआरटी में या जो टॉपिक मुझे नहीं समझ आता था वो मैं आर के सिंगला से कर लेती थी। अब उसमें कहीं आप देखना यूनिट के बेसिस पे या चैप्टर के बेसिस पे भी आपको कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन गिवन होते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे वही केस स्टडीज़ हैं। वो आपकी केस स्टडीज़ ही हैं जो अब आ रही हैं, तो वो तो स्टार्टिंग से बुक्स में कहीं ना कहीं आ ही रही थी। बट वही थी कि हम लोग उसे पढ़ते नहीं थे क्योंकि हमारे काम की नहीं होती थी पहले। लेकिन अब उस टाइम ये चीज़ अनाउंस हो गई कि भाई आप लोगों को केस स्टडी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तो वो भी पढ़ी गई। फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखे, कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ था सारा, समझ आया हुआ था, तो वो भी सॉल्व हुए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। उसमें जब मैंने उसे पढ़ा तो मतलब ये चीज़ एनालिसिस की कि हाँ वो चीज़ ईजी है, बस थोड़ा सा उसमें लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। अगर आप कंटेंट पढ़ लेंगे तो केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपको केवल अपनी लॉजिकल थिंकिंग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।
मैंने केस स्टडी की एक वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको एक केस स्टडी भी सॉल्व कराई है एग्जाम्पल के तौर पे। पहले स्ट्रैटेजी शेयर की है और उसके बाद फिर मैंने आपको वो भी बताया है कि आप केस स्टडी को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ली भी है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। केस स्टडी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करा रखी है। आई होप आपको वो समझ आ जाएगी। अब अगर बात करें स्ट्रैटेजी की, तो मतलब मैंने कोई ख़ास ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई नहीं थी। नॉर्मल चीज़ें थी, कंटेंट को अच्छे से पढ़ा, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा, टाइम मैनेजमेंट रखा। अपने एग्ज़ाम में टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। आपको 15 मिनट्स पहले एग्ज़ाम पेपर मिल जाता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि वो जो 15 मिनट हैं वो भी आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करिए। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप लोग कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 7 कुछ तो मिल ही जाएंगे। पर अगर आपसे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपसे पूछ लिया 4 नंबर का, आपको केस स्टडी दे दी और आपसे 4 पॉइंट पूछ लिए, तो आप कहाँ से उसमें क्या क्या घुसा देंगे? पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही तो लिखेंगे। आंसर सही तो 1 नंबर पक्का, वहीं आंसर गलत तो वहीं पे आपके मार्क्स गए। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते। केस स्टडी में क्या है कि आप लोगों को पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कंटेंट आए। तो कंटेंट को तो बहुत ज़्यादा ध्यान से ज़रूर पढ़िए, उसके बिना कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रही, मैंने क्या की, वही मैंने आपके लिए भी सजेस्ट किया। देख लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। देखें, स्ट्रैटेजीज टू स्कोर 90 प्लस। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात, बी सीरियस अबाउट द स्टडीज़। आप शुरू से ही अपनी स्टडीज़ पे, मतलब अगर आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़िए ना। जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तभी से लग जाइए। क्यों आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के थोड़ा सा टाइम पहले या 1 मंथ 2 मंथ पहले आपको पूरी बुक पढ़नी है? कहाँ से हो पाएगा? सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हौच पौच हो जाती हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आता। उस टाइम तो एग्ज़ाम का प्रेशर ही इतना बना रहता है कि हमारे दिमाग में टेंशन ही बनती रहती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से पढ़ते आइए चीज़ों को धीरे धीरे। ज़्यादा लेंथी बुक नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो 1 साल में बहुत आराम से कवर्ड हो जाती है। इंटरेस्ट लीजिए सब्जेक्ट में। इंटरेस्ट कैसे लेंगे? मान लीजिए आप मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्यों उसको ये समझ के पढ़ें कि वो बुक में है। उसे हम रियल लाइफ में अपने यूज़ करके पढ़ेंगे ना, कि मैनेजमेंट को हम भी तो देख रहे हैं, हम अपनी रियल लाइफ में भी तो मैनेजमेंट करते हैं चीज़ों को। तो उस अकॉर्डिंग पढ़िए। आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि मैनेजमेंट आपको हर जगह चाहिए। तो मैनेजमेंट का एक नेचर ये हो गया कि भाई यूनिवर्सली है, हर जगह एप्लीकेबल है। तो इस तरह से अपनी रियल लाइफ पे बेस रखिए चीज़ों को, तभी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। उसे केवल इसलिए मत पढ़िए कि वो बुक में है। अपने रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़िए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सेकंड, टेक्स्ट बुक को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। एज आई टोल्ड कि मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं किया था। आर के सिंगला की केवल हेल्प ली थी, पढ़ी एनसीईआरटी ही थी। तो आप भी वही कीजिए, एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। उसके जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या और भी जो भी बुक आपके पास हो, हर बुक के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। लेकिन यूनिट पढ़ने के बाद, आपने कोई यूनिट कंप्लीट की तब उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। ना तो पूरी बुक कंप्लीट करने के बाद एक साथ लीजिए और ना यूनिट कंप्लीट करने से पहले कि पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फिर यूनिट पढ़ लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले अपनी यूनिट को कंप्लीट कीजिए, फिर जो भी उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन गिवन है उनको पढ़िए। और एनसीईआरटी के अलावा ज़्यादा इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को देखिए, या आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है उसको ले लीजिए। यूनिट को कवर कीजिए एनसीईआरटी से और फिर दूसरी बुक्स में जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन गिवन है उन्हें पढ़ लिए। आराम से सॉल्व होंगे वो। थर्ड पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा ये है कि जो एग्ज़ाम होता है जब हमारा, तो उसमें क्वेश्चंस कुछ बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाते हैं। आप आर्या पब्लिशिंग की भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी केस स्टडीज़ काफ़ी अच्छे से गिवन है। आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये मैं केवल आपको रेफ़र कर रही हूँ, आप करना चाहे तो कर लीजिए। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इतनी कीजिए, बहुत ज़्यादा। मतलब क्वेश्चन तो आपको जहाँ मिल जाए केस स्टडी का, उसे बिल्कुल मत छोड़िए। नेट पे इतनी चीज़ें अवेलेबल है, मैंने भी कराऊंगी मैं भी आगे, और ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट की मैंने कराई हुई भी है। आपको सिर्फ मेथड समझना है, फिर चाहे आ जाए तो आप उसके बेस पे कर लेंगे। क्योंकि केस स्टडी करने के लिए तो आप कितनी भी कर लीजिए, जब तक आपको उनको सॉल्व करने का मेथड नहीं आएगा तो आप 50 भी कर लेंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं। अब मेथड समझ आ जाएगा तो 10-20 केस स्टडी हो गई, वो भी इनफ है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके मेथड को समझिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एनसीईआरटी को पढ़िए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को उनके सॉल्व कीजिए।
यूनिट कंप्लीट होते ही उस यूनिट के बेस पर जितनी भी केस स्टडीज़ आपको मिल रही हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिए। अपना डे डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन कंटेंट पढ़ना है और मतलब वीक के एंड आते आते यूनिट ख़त्म होते ही आपको साथ में उसकी केस स्टडीज सॉल्व करनी है। फिर केस स्टडी में जैसे मान लीजिए आपने कोई आपकी केस स्टडी आई, आपको उसका कोई पर्टिकुलर आंसर लग रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी किसी केस स्टडी को सॉल्व करने के बाद आपसे लास्ट में पूछा गया कि इसमें मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो आप जब वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं या आपको जो भी आंसर लग रहा है ना, उसका एक नीचे छोटा सा नोट ज़रूर डाल दीजिए कि आपको किस बेसिस पे लगा कि हाँ यहाँ पे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए। मैंने तो किया है ये चीज़, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं जो भी आंसर लिख कर आई थी उसमें मैं लास्ट में नोट ज़रूर डाल कर आई थी कि किस बेसिस पे मुझे ये चीज़ लगी कि यहाँ पर ये आना चाहिए। तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई आंसर लग रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केस स्टडी का आंसर कभी भी फिक्स नहीं होता, ये आप जब पढ़ोगे तो आपको अपने बेसिस पे कोई चीज़ें ठीक लग सकती हैं। तो अगर आप वो चीज़ करके आ रहे हैं तो नीचे नोट ज़रूर डाल कर आइए कि आपने वो आंसर क्यों दिया है और किस बेसिस पर दिया है। हर चीज़ में ये नहीं करना है कि हर चीज़ में क्वेश्चन करेंगे और फिर नोट डालेंगे, इससे आपका टाइम जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको लग रहा है, आपको याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या होना चाहिए, पर केस स्टडी को पढ़कर आपको लग रहा है कि हाँ यार इसमें मैं ये वाली चीज़ डाल सकती हूँ, तो उसमें आप पॉइंट ज़रूर डाल दीजिए नीचे, ताकि जो एग्जामिनर आपका पढ़ रहा है तो वो नीचे आपका पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट पढ़ ले कि हाँ आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से करा है, और अगर उसे सही लगेगा वो डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा उस चीज़ पे। फिर लास्ट एक चीज़ बात ये भी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। मेरे टाइम पे मुझे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिले थे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया फर्स्ट टाइम आया था तो कोई भी पेपर में केस स्टडी गिवन ही नहीं थी। बट आपके पास है 2015 से लेके अब तक के बहुत से पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आप हर साल के पेपर्स को ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर का कभी भी पैटर्न नहीं बदलता। क्वेश्चन ज़रूर चेंज होंगे पर पेपर का कभी भी पैटर्न नहीं बदलता, पैटर्न हमेशा सेम रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। केस स्टडी कहीं भी आपको नहीं मिल रही तो एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की ही सॉल्व कर लीजिए। आप वो भी कर लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा आप कर लेंगे, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको उस चीज़ के, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको केस स्टडी सॉल्व करते वक्त डर नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा हाँ आप कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर सॉल्व कीजिए। और केवल बिजनेस स्टडीज़ की बात नहीं है, प्रीवियस ईयर तो आप हर सब्जेक्ट में सॉल्व कीजिए। चीज़ों को रिवाइज कीजिए अच्छे से, पॉजिटिव रहिए। एंड यस, ट्राई टू गिव एन इम्प्रेशन इन योर आंसर शीट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप आंसर अगर कोई लिख कर आ रहे हैं तो नीचे उसका नोट देकर आइए। तो मतलब एक इम्प्रेशन डालिए कि एग्जामिनर भी सोचे कि हाँ ठीक है, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा इसलिए आपने लिख दिया, और अगर वो सही होगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। एग्ज़ाम में आप कोई क्वेश्चन, मतलब आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर लीजिए कि हाँ इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन करना है। अगर वो उतने टाइम में आप नहीं कर पा रहे तो उसे वहीं पर छोड़ के पहले आगे के क्वेश्चन करिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई केस स्टडी समझ नहीं आ रही तो आप उसी में लगे हुए हैं, बिल्कुल भी मत करिए ऐसा। उसे छोड़कर पहले आगे की कर लीजिए, लास्ट का टाइम जो बचे उसमें फिर आप वो चीज़ की करिए। ओके, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन लेंथी होते हैं, उसमें जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उनका जो मेन पॉइंट होता है उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। मेरे जो 7 मार्क्स गए हैं यहाँ पर वो इसी गलती की वजह से गए हैं। बहुत से क्वेश्चन में मैंने मेन पॉइंट छोड़ दिए जिसकी वजह से मुझे आंसर नहीं आए। कहीं ना कहीं मेरी गलती ये थी कि मैंने शायद केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की, मुझे कर लेनी चाहिए थी, तो उस वजह से मेरे 7 मार्क्स चले गए। मैंने केवल कंटेंट पढ़ा था। बट आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, उनको अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, जो उसमें आपको मेन पॉइंट है उनको ढूंढना, मतलब उनको सेलेक्ट करना ज़रूर समझिए कि किस तरह से आप उनमें से मेन पॉइंट्स निकाल सकते हैं कम से कम टाइम में। मैंने आपको बताया है कि आप केस स्टडी की मेरी वाली जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई हुई है केस स्टडी की। तो ये मेरे थोड़े से कुछ पॉइंट थे, कुछ अपना आपसे व्यू डिस्कस करना था कि मेरा क्या था या मेरे क्यों मार्क्स कम रह गए, 93 थे तो 7 मार्क्स मेरे कहाँ कटे या क्या गलती मैंने की। ये गलती आप मत कीजिएगा। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए और अभी से स्टडीज़ में लग जाइए। अगर आप अब वाले एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो अब तो जो तैयारी होगी वो आपकी हो गई, बट अभी भी आपके पास टाइम है। बट ये जो मेन स्ट्रेटजीज़ थी ये 2020 से 21 वाले सेशन के लिए थी, जो अब आने वाला है, जो अब न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि स्टार्टिंग से प्रिपेयर वही लोग कर पाएंगे। आप लोगों ने जो 2020 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन लोगों के लिए तो यही चीज़ है कि
जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। केस स्टडी की तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि बस कहीं भी वो जाए ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। मेरे व्यू अगर आपको समझ आए हों, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बात थोड़ी-सी मतलब समझ आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।